अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 107 आधी रात। लैला को जिससे टक्कर लगी थी वो और कोई नहीं बल्कि मंगरू था। उसने लैला को ऐसे बेहोश होते हुए देखा तो एकदम से परेशान होते हुए बोला, बिटिया बिटिया क्या हो गया आपको? कहते हुए वो लैला के कंधे पर हाथ रखे उसे झिझोड़ने लगा था। लगता है इन्हें चक्कर आ गया है, मैं साहिब को जाकर खबर दे देता हूँ। कहकर मंगरू ने उठते हुए अपने कदम चंद्रा के कमरे की तरफ बढ़ाए। तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसके पांव को थाम लिया है। मंगरू ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि लैला बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर कह रही थी, नहीं काका, आप प्लीज किसी को मत बुलाइए, आप मुझे बस मेरे कमरे तक पहुंचा दीजिए। मंगरू ने आसपास देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसने लैला को सहारा दिया और लड़खड़ाते कदमों से वो मंगरू के साथ अपने कमरे में चली आई। कमरे में पहुंचते ही मंगरू ने बेड पर बिठाते हुए कहा, क्या हुआ बिटिया, चक्कर आ गए क्या? लैला ने धुंधली हो रही आंखों से कमरे में देखना शुरू किया और मंगरू से बोली, काका वो वहां मेरा पर्स पड़ा है, जरा देना। मंगरू ने फौरन उसका पर्स लाकर उसके हाथों में थमाया और बोला, अब आप आराम करो, मैं आपके लिए गर्म दूध लेकर आता हूँ। लेकिन लैला ने उन्हें एक बार फिर से इशारा करके रोकते हुए कहा, मेरे पास आराम करने का समय नहीं है काका, आप बस किसी तरह मुझे यहाँ से निकलवा दें। लैला का ये कहना था कि मंगरू के होश उड़ गए। उसे अब कुछ कुछ बात समझ में आने लगी थी। आखिर वो यहाँ पर इतने सालों से काम कर रहा था। उसे चंद्रा साहब के शौक का अच्छी तरह से पता था। इसलिए उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि लैला भी चंद्रा साहब का शिकार होने वाली है। उसने कुछ सोचते हुए कहा, मैं यहाँ से खुद तो नहीं जा सकता बिटिया, क्योंकि मैंने पहले भी एक दो बार ऐसी कोशिश की है जिसकी वजह से साहब ने मुझे नौकरी से निकालने की भी कोशिश की। वो तो बस मैं मालकिन की वजह से बच गया था। इस बार फिर से ऐसा कुछ करने का मतलब है इस बार मुझे मालकिन भी नहीं बचा पाएगी। लैला ने अपनी डूबती हुई आंखों से घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, काका कैसे भी करके मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं अगर यहाँ रुकी तो उनसे बच नहीं पाऊंगी। प्लीज काका, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। कहते हुए लैला ने वाकई अपने हाथ जोड़ लिए थे। मंगरू ने उसके बंधे हुए हाथ को छुड़ाते हुए कहा, ये मत करो बिटिया, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके निकलने का कोई ना कोई इंतजाम जरूर करवा दूंगा। कहकर उसने लैला को हाथ का सहारा दिया और उसे उठाते हुए बोला, हमें यहाँ से जल्दी ही निकल जाना चाहिए। लैला ने धीरे से हामी भरी और बाहर की तरफ निकलने को हुई। तभी मंगरू ने उसे रोकते हुए कहा, इधर से नहीं, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। और फिर उसके बाद मंगरू उसे बंगलों के स्टोर रूम की तरफ ले आया और यहाँ से गुजरते हुए अजीबोगरीब रास्तों से होकर दोनों कुछ ही देर में मेन रोड पर आ चुके थे। तब मंगरू ने कहा, यहाँ से रिजॉर्ट्स के रास्ते पर ट्रक जाती हैं कुछ, आप अपना चेहरा ढांप कर रखिएगा, मैं कोई पहचान वाला देखकर आपको उसी ट्रक में बिठा दूंगा। लैला ने धीरे से लड़खड़ाते हुए हामी भरी और अपने सूट की चुन्नी से ही पल्लू काट लिया। अब उन्हें बेचैनी से किसी जान पहचान के ट्रक वाले का इंतजार था। कबीर अपने कमरे से निकलकर सीधा रिजॉर्ट के स्पोर्ट्स रूम में चला आया, जहां काफी सारे इंडोर गेम्स के अरेंजमेंट्स थे। कबीर ने अपना जैकेट उतारकर हैंगर में टांग दिया और खुद बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर प्रैक्टिस वाली जगह पर चला आया और उसने ताबड़तोड़ बॉक्सिंग बैग पर पंचेस मारना शुरू कर दिया। कबीर के मन में आज बेहद गुस्सा था और इसी गुस्से को निकालने के लिए वो लगातार बॉक्सिंग बैग पर अपने हाथ चलाए जा रहा था। यहाँ तक कि कुछ ही देर में इतनी सर्दी के बावजूद भी पसीने से नहा चुका था। उसने थककर बैग को दोनों हाथों से थाम लिया और सिर झुकाए हुए कुछ पलों के लिए एकदम शांत सा हो गया। सारा गुस्सा पसीने के साथ बहे जा रहा था। तभी उसने सिर उठाते हुए सोचा, लेकिन मेरा ये गुस्सा किसके लिए है आखिर? लैला के लिए, मोहिनी के लिए, या फिर खुद अपने लिए?
ये चुभता हुआ सवाल उसे परेशान कर गया था। तभी उसे एक रिजॉर्ट के सामने एक बड़ी सी गाड़ी रुकती हुई दिखी। कबीर ने ध्यान से देखा तो वो एक ट्रांसपोर्ट ट्रक थी। ये ट्रक इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? सोचते हुए वो खिड़की के कुछ और पास आकर खड़ा हो गया। कुछ ही पलों में ट्रक वहां से जा चुकी थी और उसके बाद कबीर ने जो देखा वो देखकर चौंक सा गया। ट्रक से उतरकर कोई साया लड़खड़ाता हुआ सा रिजॉर्ट के मेन गेट की तरफ बढ़ रहा था। और यही वो पल था जब स्ट्रीट लैम्प की रोशनी में कबीर को यह एहसास हो गया कि वो कोई और नहीं बल्कि लैला ही है। उसने तेजी से अपना जैकेट हैंगर से लिया और भागता हुआ नीचे उतरने लगा। तब तक लैला मेन गेट पर पहुंच चुकी थी। उसने धीरे से गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन मेन गेट में अंदर से ताला लगा हुआ था। गेट पर रहने वाला गार्ड भी ठंड की वजह से वहीं दरवाजे के पास बनी केबिन में सो रहा था। लैला की आंखें बार बार बंद हुई जा रही थी। वो वहीं गेट से सिर टिकाकर खड़ी हो गई। उसे इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गार्ड को पुकार कर दरवाजा खोलने के लिए कहे। तभी उसकी धुंधली हो रही आंखों में सामने से आता हुआ किसी का आंख उभरा। ठंड से नीले पड़ चुके उसके होठों ने हरकत की। उसने अपना हाथ गेट से अंदर करके फैलाते हुए कहा, कबीर सर। कबीर भागता हुआ गार्ड के केबिन में पहुंचा और चाबी के लिए उसके पॉकेट में बेसाख्ता हाथ डाल दिया। गार्ड गहरी नींद से यूं जागा जैसे कि कोई उसने भूत देख लिया हो, लेकिन उसके कुछ समझ पाने से पहले ही कबीर मेन गेट की चाबी लेकर बाहर आ चुका था। उसने एक हाथ से लैला का हाथ थामा और दूसरे हाथ से ताला खोलकर एकदम से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। लैला ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका चेहरा देखा और एकदम से जैसे उसने थक कर उसके कंधे पर सिर टिकाकर अपनी आंखें मूंद ली। लैला को जब होश आया उस वक्त सुबह का सुरमई उजाला फैलने लगा था। उसने धीरे धीरे अपनी पूरी आंखें खोलकर कमरे में देखा तो उसे कबीर अपने सिरहाने ही बैठा हुआ दिखा। कबीर ने जैसे ही उसे आंखें खोलते हुए देखा, एकदम से एक्टिव होकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम ठीक हो? लैला ने वापस से आंखें मूंदते हुए कहा, हाँ अब ठीक हूं। कबीर ने धीमी आवाज में कहा, कुछ और बोलना चाहोगी? कबीर का इतने लगाव से पूछना लैला के जब्त के बंधन तोड़ गया। उसने अपनी आंखें भींची तो न जाने कितने ही आंसू निकल पड़े। कबीर से उसकी ये हालत देखना मुश्किल हो रहा था। उसने कुछ गुस्से भरे लहजे में कहा, किसी ने मिसबिहेव किया? फिर लैला ने कुछ देर बाद कहा, नहीं, हाँ अगर मैं वहां से निकलकर यहाँ नहीं आती तब जरूर हो जाता। कबीर ने एकदम से गुस्से में उठते हुए कहा, कौन था वो? लैला ने उसकी आग उगलती आंखों में देखा तो धीरे से बोली, वो कौन था ये जानना जरूरी नहीं है कबीर सर, मैं ठीक हूं ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन कबीर ने उसकी बातें अनसुनी करते हुए कहा, मैं पूछ नहीं रहा हूं तुमसे, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं कि मुझे उस नीच इंसान का नाम बताओ, क्योंकि वो कौन था अगर मुझे ये पता नहीं चला तो आज तुम तो ठीक हो, लेकिन न जाने कोई दूसरी लड़की तुम्हारी तरह ठीक रहकर उसके चंगुल से निकल पाएगी या नहीं ये श्योर नहीं है। लैला उसका ये रूप देखकर सहम सी गई और उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, चंद्रा। नाम सुनते ही कबीर एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, उस चंद्रा का तो मैं अभी के अभी जाकर दिमाग ठिकाने लगाता हूं। कहकर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ने को हुआ, लैला ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर बेचैनी से कहा, कबीर सर प्लीज अभी वहां मत जाइए। नहीं लैला, मुझे अभी के अभी वहां जाना होगा। अगर मैं भी चंद्रा से नहीं मिला तो सुबह तक मेरा गुस्सा उतर जाएगा और मैं नहीं चाहता कि उसके जैसे नीच इंसान को बिना सबक सिखाए मेरा गुस्सा शांत हो। कबीर ने लैला के मना करने पर अपने दांत पीसते हुए कहा तो लैला ने शांत लहजे में कहा, बस यही तो नहीं करना है कबीर सर। माँ कहती थी कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इसे जितनी जल्दी खुद से दूर कर दिया जाए उतना बेहतर है। इस मामले में मैं शांत नहीं बैठूंगी, लेकिन मुझे उस तरह भी एक्शन नहीं लेना है जैसे आप करना चाह रहे हैं। लैला के समझाने में कुछ ऐसा असर था कि कबीर वहीं शांत होकर बैठ गया।
उसे इस तरह बैठा देखकर लैला ने कहा, मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से आपको अपने कमरे में। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। में चले जाना चाहिए। सुबह होने वाली है। मोहिनी मैम आपको कमरे में नहीं देखेंगी तो हो सकता है। कहते हुए उसने बात अधूरी छोड़ दी। अब कबीर उसे क्या बताता कि वो तो पिछली रात से ही अपने कमरे से गायब है, और वो भी उसी की वजह से। लेकिन उसने धीरे से उठते हुए कहा, ठीक है, तुम आराम करो। कहते हुए उसने लैला को उसके ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर किया और बाहर निकल गया। लेकिन कबीर के दिल में कैसी आग लगी थी ये वही जानता था। चंद्रा रात भर का जागा हुआ अब भी अपने कमरे में बौखलाया हुआ फिर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लैला गई तो कहाँ गई। उसने अपने कुछ खास आदमियों के जरिए पूरा इलाका छान लिया था, लेकिन लैला का कहीं भी कोई अता पता नहीं था। उसके कमरे में पड़ा हुआ खाना वैसा का वैसा ही देखकर चंद्रा इतना तो समझ गया था कि लैला ने सिवाय सूप के किसी और चीज को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन अगर उसने सूप पिया है तो भी वो यहां से कहीं जा नहीं सकती थी, उसने जैसे खुद से कहा। तभी जैसे उसे ध्यान आया, उसने एक स्टाफ को ऑर्डर देते हुए कहा, जरा उस मंगरू के बच्चे को बुलाकर लाना। उस सठियाए हुए भुट्टे का कोई ठिकाना नहीं। पिछली बार की तरह इस बार भी वो अपनी तेजी दिखाने से बाज नहीं आया होगा। वह अभी सोच ही रहा था कि तभी स्टाफ ने आकर कहा, साहिब, मंगरू तो अपने कमरे में सोया पड़ा है, वो भी पूरी तरह नशे में टुल होकर। चंद्रा ने यह सुना तो उसे कुछ रिलैक्स्ड महसूस हुआ, वरना अब से पहले तो मंगरू इस फार्म हाउस से भागने वाली लड़कियों को खुद छोड़ने चला जाया करता था। उसने गंभीर लहजे में उस स्टाफ से कहा, ठीक है, वो जब उठे तो उससे इस बारे में पूछ लेना। फिर वो उस कमरे में चला आया जहां लैला ठहरी हुई थी। मुझे जल्द से जल्द इस बारे में पार्थो को खबर करनी पड़ेगी, वरना अगर वो नहीं मिली तो मेरी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये सोचते हुए उसने वहीं रखे फोन से पार्थो का नंबर डायल किया। पार्थो ने नींद भरी आवाज में हेलो कहा तो चंद्रा फिक्र भरे लहजे में बोला, आप अभी तक सो रहे हैं पार्थो साहब? तब पार्थो ने अलसाई हुई आवाज में कहा, आपके पास तो रात भर जागने की वजह थी चंद्रा साहब, हमें तो यहाँ अकेले रहना था, तो जग के क्या ही करते। उसका तन सुनकर चंद्रा ने झुंझुलाते हुए कहा, अभी मजाक का वक्त नहीं है पार्थो साहब, और मैं रात भर जागा तो हूं, लेकिन लैला के साथ नहीं बल्कि उसे ढूंढने के चक्कर में। ये सुनकर पार्थो की नींद जैसे गायब सी हो गई। उसने एकदम से पूछा, क्या मतलब ढूंढने के चक्कर में? अरे पार्थो साहब, शायद उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो वहां से भाग निकली। मैंने रात भर यहां ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। ये सुनते ही पार्थो के पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई। उसने एकदम से अपना ब्लैंकेट फेंक कर उठते हुए कहा, चंद्रा साहब, ये क्या हो गया? आप जानते नहीं है ये कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई। ये जगह उस लड़की के लिए बिल्कुल नई है। ऐसे में अगर उसे कुछ हो गया तो जानते हैं ना कि हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे मैंने तो आपको इसलिए ऑफर दिया था कि आप खिलाड़ी आदमी हैं, साम दाम दंड भेद करके कैसे भी उसे अपने साथ सोने के लिए तैयार कर लेंगे, लेकिन आपने तो उसे भगवा दिया। आप फोन रखिए, मैं देखता हूँ। पार्थो ने चंद्रा को सुनाते हुए फोन रखा और खुद जल्दी जल्दी फ्रेश होकर बाहर निकल आया। उसी फ्लोर पर बने एक बालकनी में उसे धूप सेकता हुआ कबीर नजर आया। हे भगवान, इस कबीर को भी अभी ही दिखना था। पार्थो को उसे देखकर एकदम से ख्याल आया। उसने चाहा कि वो साइड से ऐसे निकल जाए कि कबीर की नजर उस पर ना पड़े, लेकिन अभी पार्थो ने पहली सीढ़ी पर कदम ही रखा था कि पीछे से कबीर की गंभीर सी आवाज आई, पार्थो, 1 मिनट रुकना। क्या कबीर लैला के बारे में पार्थो से बात करेगा? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।